नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर फैमिली। यहाँ मिलेंगी आपको ऐसी कहानियाँ जो रोमांस, रहस्य और मज़ेदार ट्विस्ट से भरी होंगी। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करना है। नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहाँ मिलेगा आपको हाइप वीडियो फीचर। तो जल्दी से हाइप पॉइंट्स दे दो और हमारी मोटिवेशन को बढ़ा दो। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनना तो भूलना ही मत। अध्याय 430। जैसे ही ये शब्द निकले, नीचे खड़े सुपरिवार के कई शिष्य उत्साहित हो गए, एक दूसरे से फुसफुसाने लगे और चर्चा करने लगे। क्या परिवार के मालिक और परिवार के वरिष्ठ प्रबंधन ने मेरे सुपरिवार की विरासत को अमर डोमेन यंग मास्टर को देने के लिए बातचीत की है? क्या मैंने आपको सही सुना? परिवार की विरासत, दुनिया में हमारे सुपरिवार की प्रतिष्ठा की नींव ऐसे ही दे दी जाती है। लेकिन ये वाजिब है। वह दुनिया के नंबर 1 परिवार की युवा मालकिन है। उसका दर्जा परिवार की मुखिया के बराबर है। वह जब चाहे हवा और बारिश का सामना कर सकती है। जब तक वह अपनी जांघों को कसकर पकड़े रहेगी, हमारा सुपरिवार ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता है। हाँ, मुझे तो ये भी संदेह है कि यादव परिवार का युवा स्वामी इसे स्वीकार ही नहीं करेगा, बल्कि केवल दिखावा करेगा। कई युवा शिष्य भयभीत थे, अत्यंत सदमे में थे, एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे तथा एक दूसरे से बहस कर रहे थे। कई युवा शिष्यों की चर्चा सुनने के बाद सुमिंग ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह अर्जुन यादव से और भी अधिक ईर्ष्या करने लगा, जो जहाज के धनुष पर गर्व से खड़ा था। परिवार के मुखिया और बुजुर्गों के चापलूसी भरे चेहरे देखकर मुझे फिर से उल्टी सी महसूस होने लगती है। चाटने वाले कुत्तों का एक समूह। यदि आपके पास अजेय पृष्ठभूमि नहीं होती, तो क्या आप इतने चौकस होते? और परिवार का मुखिया सचमुच एक मूर्ख है, एक बेवकूफ। इस दुनिया में हमारे सुपरिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह से कीमिया के कारण है। परिवार में कीमिया पद्धति पूरी तरह से पारिवारिक विरासत है और इसे सप्ताह के दिनों में बाहरी लोगों तक नहीं फैलाया जा सकता। इस समय उसने वास्तव में अपने हाथ ऊपर उठाए ताकि वह घुटने टेककर उसे चाट सके। यदि उसे कीमिया पद्धति सौंप दी जाए और अंगूठी में जादुई शक्ति की मदद से, वह निश्चित रूप से 9 स्वर्गों तक पहुंचने और प्रतिभाशाली बनने में सक्षम होगा। जहां तक सुजुकी उनकी बात है, वह इतनी चिंतित थी कि उसने अपने पैर पटक दिए। वो एक बेकार इंसान है। वो सबसे निचले स्तर की गोलियों को भी परिष्कृत नहीं कर सकती, खुद को विकसित करना तो दूर की बात है। उसके पास कोई हुनर नहीं है, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह। इतनी दूर से तो अर्जुन यादव की शक्ल ही नहीं दिख रही थी। और भले ही उसका साधना स्तर पर्याप्त हो, फिर भी अर्जुन यादव के चारों ओर अराजकता की एक धुंधली आभा है, जो उसे इस प्रकार से लपेटे हुए है कि सामान्य लोग उसमें प्रवेश नहीं कर सकते और केवल उसकी एक झलक ही देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा होगा यदि मैं मिस्टर इम्मोर्टल रियल्म को देख सकूं। अरे, मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मेरी साधना अपर्याप्त है, मेरी प्रतिभा कमजोर है और मैं अपने सामने आए अवसर को नहीं समझ पा रहा हूं। यदि आपके पास एक निश्चित स्तर की शक्ति है, तो आप शून्य के माध्यम से अमर डोमेन मास्टर का असली चेहरा देख सकते हैं। इस समय सुजुकी उन किसी सितारों के पीछे भागने वाली छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। उसकी रत्न सी आंखों की चमक बस अर्जुन यादव से मिलने के लिए थी। डिंग डिंग डिंग, ये पता चला है कि सुपरिवार का मुखिया मेजबान है और वह दोनों हाथों से कीमिया विधि प्रदान करता है। ये सुपरिवार का खजाना है, सच्ची विरासत है। यदि आप 10 गुना रिटर्न मोड से संतुष्ट नहीं हैं, तो ये स्वचालित रूप से चालू हो जाएगा और आपको होस्ट के लिए 10 गुना रिटर्न प्रदान करेगा। यदि वापसी सफल रही, तो मेजबान को 10 कीमिया पुस्तकें लौटा दी जाएंगी, दोहराई नहीं जाएंगी। जब अर्जुन यादव ने नहीं शब्द दोहराया तो उनकी आंखें चमक उठीं। रसायन विद्या पर 10 पुस्तकें, जिनमें अनेक एकलपक्षीय रसायन विद्या पद्धतियों के साथ साथ प्राचीन दिव्य अग्नियों का भी उल्लेख है, तथा प्रत्येक पुस्तक को दोहराया नहीं गया है। ये कहा जा सकता है कि यह बड़े कीमिया कबीले के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। इन 10 कीमिया पुस्तकों के साथ वह निश्चित रूप से शाश्वत स्वर्ग के लिए अमृत प्रदान करने हेतु एक उत्कृष्ट कीमिया हॉल का निर्माण कर सकता है। फिर उसने सुपरिवार में सभी की आशा भरी निगाहों से देखा, मानो अर्जुन यादव ने इसे उनके लिए एक महान उपहार के रूप में स्वीकार किया हो।
जियोयान उसकी ओर देखता, जल्दी से बाहर आता और अपनी कीमिया तकनीक को दूर रखता। सुपरिवार और अन्य बुजुर्ग एक दूसरे की ओर देखकर आश्चर्यचकित थे कि अर्जुन यादव क्या कर रहा है। ये सच है कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने इसे स्वयं स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने अधीनस्थों को भेज दिया। तुरंत ही उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। अगर यादव परिवार का युवा स्वामी इसे स्वीकार कर लेता तो वह उनकी ईमानदारी को स्वीकार कर लेता। हमने एक दावत तैयार की है, कृपया बैठ जाइए महोदय, सुपोतन ने आदरपूर्वक कहा और अर्जुन यादव तथा अन्य लोगों का स्वागत करते हुए भोज का आनंद लेने के लिए मुख्य पारिवारिक हॉल में प्रवेश किया। और नीचे सू जिकियोंग और भी अधिक खुश था। वह बहुत भाग्यशाली होगी जो उसके साथ यह अच्छी बात घटित हुई। पारिवारिक व्यवस्था के कारण वह इस समय मुख्य पारिवारिक महल में संबंधित सुविधाओं की देखभाल और सफाई करने के लिए जाने वाले थे। यदि आप भाग्यशाली हैं और उस अंधेरे कोने में छिप जाते हैं तो आप उस रहस्यमय युवा स्वामी को देख सकते हैं और उसका असली चेहरा देख सकते हैं। ये सोचकर सू जिकियोंग इतनी खुश हुई कि वह लगभग उछल पड़ी। उसने जल्दी से अपने आप को साफ किया और खुशी खुशी परिवार के मुख्य हॉल की ओर चल दिया। रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी ने अर्जुन यादव का पूरा ध्यान रखा और कभी पीछे नहीं हटी। जहां तक जियोयान और महारानी का प्रश्न है, वे कुछ अन्य लोगों से 2 कदम पीछे थे और उनके पीछे आगे बढ़े। सबसे आगे अर्जुन यादव चांद पर मंडराते तारों की तरह थे। सुपोतन परिवार के मुखिया और अन्य बुजुर्ग अर्जुन यादव के पास खड़े होकर मदद मांग रहे थे और गहरी चिंता व्यक्त कर रहे थे। अर्जुन यादव ने जैड रैबिट को अपनी बाहों में पकड़ लिया और एक पल के लिए थोड़ा असहज महसूस किया। शाश्वत यादव परिवार और अनंत पवित्र भूमि में जब बुजुर्ग लोग उसे देखते थे तो उनके सिर में दर्द होने लगता था। आखिरकार लिटिल डेमन किंग की उपाधि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका दावा वह खुद करता है, बल्कि हर कोई इसे मान्यता देता है। लेकिन जब मैं ज्वांटियन महाद्वीप की विशाल दुनिया में आया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग इतने उत्साही होंगे। तुम्हें अपना ज्यादा ध्यान रखना होगा और फिर कभी कोई परेशानी नहीं खड़ी करनी होगी। वह कोई शरारती बच्चा नहीं है। फिर वे मुख्य हॉल में पहुंचे। सुपरिवार ने स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए थे जिनमें तरह तरह के आध्यात्मिक फल और मांस शामिल थे, जो स्वर्ग और पृथ्वी के सार और सूर्य चंद्रमा के रहस्यों से भरपूर थे। इसमें शुद्ध रक्त वाले क्रूर पशु का मांस भी है। ये रक्त अत्यंत शुद्ध है और इसमें अद्वितीय दिव्य शक्ति है। कुछ बुजुर्ग इसे देखकर और भी दंग रह गए। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग और परिवार के मुखिया ने भी, जब वे दूसरे संप्रदाय के नेताओं और पवित्र भूमि के स्वामी से मिले थे, तब तक इतना शानदार भोजन कभी नहीं बनाया था। ये तो बहुत ज्यादा है। सू जिकियोंग, जो अंधेरे में छिपी हुई थी, इन लजीज व्यंजनों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसके लिए वह एक विनम्र दास है जो चावल के दलिया और एक जीर्ण लकड़ी के घर पर रहता है। ऐसे स्वादिष्ट भोजन के बारे में मैं सामान्य दिनों में कभी सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। ये सब मास्टर जियानयू के आशीर्वाद के कारण है। तुरंत उसे अपनी पहचान का ख्याल आया कि वह तो बस एक विनम्र सेवक था। उसकी आंखें धूसर थीं और उनमें चमक नहीं थी। इस समय परिवार के मुख्य महल में इतना स्वादिष्ट भोजन देख पाना किसी और की देन है। वह बस एक अंधेरे कोने में छिप गई और दूर से देखने लगी। जहां तक मुख्य हॉल में जाने की बात है तो उसे भूल जाए, ये बहुत शर्मनाक है और इसका कोई वैध कारण नहीं है, बस यहाँ सफाई है। पिचेल, तुम यहाँ क्यों चुप रही हो? एक आवाज आई जिससे सू जिकियोंग का पूरा शरीर कांप उठा। उसे बहुत पसीना आने लगा और उसकी आत्मा उड़ने वाली थी। उसने जल्दी से मुड़कर देखा तो पता चला कि वह सुमिंग थी। ये झूठा अलार्म था। तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? सू जिकियोंग ने थोड़ा असंतुष्ट होकर भौहें चढ़ाईं। वह अंधेरे में छिपकर झांक रही थी ताकि उसे पकड़ा न जा सके। परिणामस्वरूप सुमिंग बहुत अहंकारी हो गया और यहाँ तक कि खुद भी डर गया। मुझे तुम्हारी परवाह है, इसलिए अंदर आओ और देखो। यदि आप उन तिरस्कारपूर्ण बुजुर्गों द्वारा पकड़े गए तो संभवतः आपको कड़ी सजा दी जाएगी। यह मत भूलिए कि उस शानदार युवा मालिक को खुश करने के लिए उसने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी पेश की थी।
यदि आप उस बांके की आंखों में दाग लगा देंगे तो आपको निश्चित रूप से कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। सू मिंग ने कहा, अच्छे लहजे में नहीं। खासकर जब उन्होंने अमर डोमेन मास्टर का उल्लेख किया तो उन्होंने क्रोध और गुप्त शत्रुता के साथ बात की। सू जिक्योंग ने अचानक भौहें चढ़ाईं और थोड़ा उलझन में पड़ गया। ये सही नहीं है सू मिंग, अमर लोक के युवा मास्टर ने तुम्हें उकसाया नहीं है ना? तुम तो उसे जानते भी नहीं, तो फिर तुम उसके प्रति शत्रुता क्यों दिखा रहे हो और इस तरह की अफवाहें क्यों फैला रहे हो? सू जिक्योंग ने असंतुष्ट होकर कहा। अपने सामने सू मिंग को देखते हुए उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। जब वह अतीत में सू मिंग का इलाज कर रही थी तब भी वह एक विनम्र और शिष्ट युवक था, लेकिन हाल के दिनों में सू मिंग बदल गई है और अधिक घमंडी होती जा रही है। वह अपने परिवार से असंतुष्ट है और परीलोक में उन लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण हो सकता है जिनसे वह अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने यहाँ तक कि अफवाहें फैलाईं और उन पर झूठा आरोप लगाया कि वे एक प्लेबॉय हैं और दूसरी पीढ़ी के निकम्मे पूर्वज हैं। क्या ये शायद ईर्ष्या के कारण है? ये सही है, सू मिंग और वह दुनिया में एक परिवार में सिर्फ विनम्र नौकर और घोड़ा पालने वाले लड़के हैं, और अर्जुन यादव समस्त संसार की सबसे शक्तिशाली सेना का युवा स्वामी है। श्रेष्ठ और निम्न दर्जे का भेद एक ऐसी खाई की तरह है जिसे पार नहीं किया जा सकता। वे किसी अंधेरे कोने में पड़ी चींटियों की तरह हैं। उसने प्रकाश में रहने वाले असली अजगर का सामना करने की भी हिम्मत नहीं की। सू मिंग, बहुत हो गया। अमर क्षेत्र का युवा मास्टर बिल्कुल भी प्लेबॉय नहीं है। उसके पास एक गरिमा में उपस्थिति और विस्मयकारी धार्मिकता है। इसके बारे में सोचें। अमर क्षेत्र का एक उच्च पदस्थ तियानजियाओ, एक अद्वितीय युवा मास्टर, अपनी स्थिति को कम करने और हमारे गरीब और दूरस्थ स्थान पर आने में संकोच नहीं करता है। परिवार के लिए क्या सम्मान है! इसके विपरीत आप वह व्यक्ति हैं जो एक सज्जन व्यक्ति के साथ खलनायक जैसा व्यवहार करते हैं, दूसरों को प्लेबॉय कहकर बदनाम करते हैं और परीलोक की उस प्रतिभा के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं जिससे आप अभी तक नहीं मिले हैं। ये ईर्ष्या है। अपने बारे में सोचो। मैं तुम्हें सलाह देना चाहूँगा कि हम और मास्टर जियान्यू एक ही दुनिया के नहीं हैं। दूसरों को मत भड़काओ, सू जिक्योंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसका इरादा सू मिंग को ये याद दिलाना था कि वह कुछ तुच्छ भावनाओं के कारण यादव परिवार के युवा स्वामी को उत्तेजित न करे, क्योंकि यह मृत्यु का मार्ग है। आखिरकार सू मिंग को उसने खुद ही बचाया था और उसके इरादे बुरे नहीं थे। यदि ये किसी तुच्छ स्वभाव के कारण है, आपको यह नहीं मालूम कि आकाश और धरती में क्या अंतर है, और आप ऐसे लोगों को उकसाते हैं जिन्हें आपको नहीं उकसाना चाहिए, तो अंत में आपका भला नहीं होगा। लेकिन जब सू मिंग ने ये शब्द सुने तो उनका अर्थ पूरी तरह बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह ईर्ष्या के कारण जानबूझकर यादव परिवार के युवा स्वामी पर कलंक लगा रहा था। और सू जिक्योंग ने उन्हें पलटने और इस्तीफा देने के लिए राजी किया, जो कि यादव परिवार के युवा स्वामी की रक्षा के लिए था। ठीक है, लेकिन मैं दूसरों से ईर्ष्या करता हूं और जानबूझकर उनकी निंदा करता हूं। सू मिंग का गुस्सा बढ़ गया, उसकी आंखों में आग चमक उठी और उसने क्रूर भाव के साथ अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। मैं नहीं जानता कि क्या उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, या फिर उसने अपनी बात पर ध्यान दिए जाने के बाद अपना बचाव करना छोड़ दिया। क्या वह सिर्फ एक प्लेबॉय नहीं है जिसकी पृष्ठभूमि भी कुछ ऐसी ही है? इसमें ईर्ष्या करने जैसी कोई बात नहीं है। मैं, सू मिंग, अभी एक निचले स्तर पर हूँ, लेकिन जब तक आप मुझे समय देंगे, मैं निश्चित रूप से दुनिया को साबित कर दूंगी कि इस विशाल दुनिया में मेरे लिए, सू मिंग, एक जगह अवश्य है। सू मिंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा और नाक भान से कुड़ी। लेकिन सू जिक्योंग ने अब सू मिंग के पास रहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से एक और कोना ढूंढ लिया और छिप गया। यादव परिवार के युवा स्वामी की एक झलक पाने की तैयारी कर रहा था। सू मिंग बहुत हाई प्रोफाइल, बहुत घमंडी और अपनी ताकत के साथ असंगत है, और उसका दिल आसमान जितना ऊंचा है। अगर बाद में कुछ गलत हुआ तो इसका असर निश्चित रूप से उस पर पड़ेगा। सू मिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, यादव परिवार के युवा स्वामी के प्रति और भी अधिक शत्रुता महसूस करने लगा। यदि यादव परिवार का युवा स्वामी उसकी प्रसिद्धि छीनने नहीं आया होता, तो सू जिक्योंग ने निश्चित रूप से उसे इतनी उदासीनता से नहीं छोड़ा होता। ये सब यादव परिवार के युवा स्वामी का दोष है।
उसके मन में इच्छा हुई कि वह यादव परिवार के युवा स्वामी से युद्ध करके उसे अपने पैरों तले रौंद दे। अपने आप पर विश्वास रखो, उस रहस्यमयी बलवान पुरुष द्वारा दी गई अंगूठी से यदि तुम उससे युद्ध करोगे तो तुम यादव कुल के उस युवा स्वामी को, जिसका केवल नश्वर शरीर है, अपने पैरों तले अवश्य रौंद सकोगे। यही अजेय आत्मविश्वास है। फिर मैंने सोचा, उस रहस्यमयी शक्तिशाली आदमी से अंगूठी मिलने में मुझे सिर्फ 1 या 2 दिन ही नहीं लगे थे। हाल के दिनों में उन्होंने कड़ी खोज की है और अपनी साधना को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए कई आध्यात्मिक पत्थर पाए हैं। पिछले बर्बादी से वह गुप्त रूप से अलौकिक शक्तियों के दायरे में कूद गया है। हालांकि साधना का स्तर अभी भी कमजोर है, लेकिन ऐसी गति निश्चित रूप से एक चमत्कार ही कही जा सकती है। यहाँ तक कि उनके विशाल विश्व में भी शायद ही किसी की बराबरी हो। जब तक उसे और समय दिया जाता रहेगा, उसे पूर्ण विश्वास रहेगा कि वह दुनिया में अपने सभी साथियों को अपने पैरों तले रौंद सकेगा, उन सभी को दबा सकेगा और उनका सम्मान कर सकेगा। अफसोस की बात है कि हीरो का कोई फायदा नहीं है। चूंकि वह हमेशा से ही कम दिखाई देता रहा है, इसलिए दुनिया में कोई नहीं जानता कि सू मिंग कितना शक्तिशाली है। स्वागत भोज में यादव परिवार के तथाकथित युवा सरदार से लड़ने का यह अच्छा मौका था। अगर उसे हरा दिया जाए तो वह जरूर प्रसिद्ध हो जाएगा। इस तरह सू परिवार भी उसकी प्रतिभा और क्षमता को देख सकता है और शायद वे उसे विकसित करने के लिए संसाधन आवंटित करेंगे। सू मिंगटियन वास्तव में इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह एक मूर्ख की तरह था, बस वहीं बैठा रहा और हंसता रहा। इसी समय एक आवाज आई, युवा मास्टर, हमारे सुदूर देश में आने के लिए बधाई। सबसे शक्तिशाली ताकतों के बीच रहने के बजाय आपने वास्तव में मेरे सू परिवार पर दया की। मेरे सू परिवार के लिए ये सर्वोच्च सम्मान है। कई बुजुर्गों और सू परिवार के मुखिया सू पोतन की सुरक्षा में अर्जुन यादव धीरे धीरे सू परिवार के मुख्य हॉल में प्रवेश कर रहे थे। भव्य सजावट चकाचौंध रोशनी से जगमगा रही थी। संपूर्ण शरीर दिव्य लोहा, सोना आदि से बना है। ये देखा जा सकता है कि इसमें बहुत मेहनत की गई है। खास तौर पर मुख्य आसन का सिंहासन, जो हीरों से जड़ा है, चमकदार रूनों से जड़ा है और पूरी तरह से दिव्य सोने से बना है। ये रोशनी में चमकता है और एक हल्की परी जैसी आभा बिखेरता है। दरअसल सुपोतन बहुत दर्द में था, पर वो उसे सहने को तैयार था। ये खास तौर पर अर्जुन यादव के लिए बनाया गया था। जब तक आप अर्जुन यादव की मुस्कान जीत सकते हैं, चाहे कीमत कुछ भी हो, यह इसके लायक होगा। सभी के सौजन्य से अर्जुन यादव को सिंहासन पर बिठाया गया। उनके सामने परोसे गए व्यंजन भी बेहद लजीज थे, साथ ही ढेर सारी फल मदिरा और उत्तम मदिरा भी। शराब की समृद्ध सुगंध निकलती है और यह सुगंध तीखी और मन को भेदने वाली होती है। जहाँ तक कुछ युवा शिष्यों का प्रश्न है, वे हॉल में आज्ञाकारी रूप से खड़े रहे और बैठने का साहस नहीं कर सके, क्योंकि वे इसके लायक नहीं हैं। सू मिंगके को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और अपनी पहचान की भी परवाह नहीं थी। वह सीधे युवा शिष्यों के समूह में घुस गया और तुरंत ही उसकी अवमानना हो गई। लेकिन किसी ने भी गुस्से में बोलने की हिम्मत नहीं की और कोई भी बोला नहीं। क्योंकि अर्जुन यादव ऊपरी स्थिति में थे, इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा यह एक बुरी बात होगी अगर उन्होंने युवा स्वामी के हित को परेशान किया। यह एकमात्र घुड़सवार लड़के के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए कई युवा शिष्य इसे सहन कर लेते हैं। युवा स्वामी के स्वागत के लिए ये व्यंजन हमारे द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया है। मैं अच्छी तरह से तैयार नहीं हूँ, मुझे आशा है कि आप मुझे नापसंद नहीं करेंगे। सुपोतन ने अपने हाथ जोड़े और विनम्रता से कहा। अर्जुन यादव अत्यंत उदासीन थे और उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, जैसा रोमन करते हैं वैसा ही करो। ये वास्तव में मेरे लिए सम्मान की बात है श्रीमान, ये कि कुलीन लोग इतने तैयार थे। शब्दों के बीच लोगों को वसंत की हवा का एहसास होता है, वे इसका बहुत आनंद लेते हैं और उनके साथ रहना बहुत सहज होता है। कई बुजुर्गों ने मन ही मनाह भरी, वह तो शाश्वत अमर लोक से आया एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के योग्य था। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसने बार बार चमत्कार किए थे। वह बहुत विनम्र, सौम्य और दूसरों के साथ आनंदपूर्वक व्यवहार करने वाले व्यक्ति हैं।
यहाँ तक कि सुपोतन भी भयभीत था, ये सोचकर कि इस स्वामी की सेवा करना कठिन होगा। अगर वे हर मोड़ पर अपना आपा खो देते हैं तो उनके पास सहने के अलावा कोई चारा नहीं है। आखिरकार उनके हाथ छोटे और मुंह कमजोर हैं। अगर वे किसी को गोद में लेना चाहें तो उन्हें गुस्सा कैसे न आए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक युवा नायक होगा। वह विनम्र, सौम्य और दूसरों के प्रति मिलनसार है। वह हर पहलू में परिपूर्ण है और उसमें किसी कुलीन परिवार के युवा स्वामी होने का कोई दिखावा नहीं है। शांग मो जेड की तरह है, बेटा दुनिया में अद्वितीय है। युवा स्वामी, मैंने इस विशाल संसार में आपके बारे में कई बार किंवदंतियां सुनी हैं। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता था और आपसे मिलने के बारे में सोचता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अब सच हो जाएगा। यह एक सपने जैसा है। 100 बार सुनना एक बार देखने के बराबर है। आज मैंने जो देखा वह ये है कि आपके प्रति मेरी प्रशंसा एक प्रचंड नदी की तरह निरंतर है। सुपोटियन ने अपना मुंह खोला और एक इंद्रधनुषी पात दी जिससे अर्जुन यादव खुश हो गया। हालांकि उसके पीछे खड़ी 2 छोटी नौकरानियां अपना मुंह ढककर हंस रही थीं। उनके छोटे मालिक की उम्र कितनी है? क्या उसे 12 साल की उम्र में ही दुनिया का अनुभव लेना होगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले सुना था कि आपका सुपरिवार जुआंटियन महाद्वीप का एक कीमिया परिवार है। जुआंटियन महाद्वीप में अधिकांश अमृत आपके सुपरिवार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आपका सुपरिवार इस दुनिया में कीमिया की रीढ़ है। इसकी आर्थिक ताकत मजबूत है और इसकी नींव गहरी है। इसे एक बड़ा परिवार कहा जा सकता है। अर्जुन यादव ने भी हाथ जोड़कर सुपरिवार की विरासत और ताकत की प्रशंसा की। जब सुपोतन ने अर्जुन यादव की बात सुनी तो उन्होंने उस युवा मास्टर की और भी अधिक प्रशंसा की, जो अभी किशोरावस्था में ही था। इतनी कम उम्र में ही उनके पास बहुत ज्ञान है और वे दुनियादारी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनके जैसे चींटी जैसे परिवार में भी वे एक दूसरे के साथ विनम्रता से पेश आते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि यादव परिवार का ये युवा स्वामी कितना प्रतिभाशाली है। यहाँ तक कि शाश्वत अमर क्षेत्र में भी वे संभवतः शीर्ष समूह हैं। यह अफसोस की बात है कि हमारा सुपरिवार दुनिया द्वारा प्रतिबंधित है और कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है जो हमें बाधाओं को तोड़ने और पौराणिक शाश्वत परिलोक में जाने के लिए प्रेरित कर सके, इसलिए हम भी अदूरदर्शी लोग हैं। युवा गुरु के विपरीत वह शाश्वत अमर लोक में पैदा हुआ था और उसका परिवार दुनिया की नंबर 1 शक्ति है। अनगिनत दुनियाएं पलक झपकते ही उसके सामने आत्मसमर्पण कर देंगी। मैं आपसे ये पूछने का साहस कर रहा हूँ, महोदय, महान सहस्त्र लोकों की तुलना में शाश्वत अमर लोक में ऐसी क्या विशेषता है? कुएं के मेंढकों की तरह हम अनंत परिलोक को केवल कुछ प्राचीन पुस्तकों से ही समझ सकते हैं। सुपोतन ने पूछा और एक क्षण के लिए अन्य बुजुर्गों ने भी अपने कान खड़े कर लिए, ये सुनने के लिए कि अर्जुन यादव क्या कहना चाहता है। आखिरकार शाश्वत अमर लोक में सभी लोग एक झटके में दुनिया में हलचल मचाने और दुनिया बदलने में सक्षम हैं। उनके पास दूरगामी ज्ञान है, वे बहुत कुछ जानते हैं और उन्होंने कई बार शाश्वत रिकॉर्ड तोड़े हैं। हर शब्द और बात इन देहातियों को बहुत लाभ पहुंचा सकती है। मुख्य हॉल के ऊपर कई युवा शिष्य धीरे धीरे अर्जुन यादव की बातें सुनने के लिए आगे आए। सू जिकियोंग, जो एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ था, डरपोक था और जाकर सुनना चाहता था। लेकिन उसने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे और ज्यादा मेकअप भी नहीं किया था। वह किसी बदसूरत बत्तख के बच्चे जैसा लग रहा था। बाहर निकलते हुए उसे बस शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। भले ही युवा स्वामी जेड की तरह कोमल और विनम्र हो, वह निश्चित रूप से खुद को नापसंद करेगा। और यदि कई बुजुर्गों को पता चल गया कि वह एक टूटी हुई दासी युवा स्वामी को श्रद्धांजलि देने के लिए परिवार के मुख्य महल में आई है, तो उसे निश्चित रूप से कड़ी सजा दी जाएगी। इस तरह से सोचने पर मुझे अंदर से और भी अधिक दुख हुआ तथा मुझमें ये क्षमता न होने के कारण अपने आप से घृणा होने लगी। अर्जुन यादव ने सभी की आंखों में उम्मीद भरी निगाहें देखीं और मना नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया। उन्होंने शाश्वत अमर क्षेत्र का परिचय सभी को कराया, साथ ही शाश्वत अमर क्षेत्र में अनेक शक्तियों के वितरण के साथ साथ प्रसिद्ध युवा प्रतिभाओं के साथ साथ इतिहास में दफन प्राचीन शैतानों और वर्जित प्रतिभाओं का भी परिचय कराया। शाश्वत अमर लोक स्वर्ग और विश्व का केंद्र है। ये विश्व का सबसे गौरवशाली स्थान है।
इसके नीचे कई प्राचीन निषिद्ध भूमियां, तारों भरा आकाश और 3000 लोग हैं। कई राज्य और पवित्र भूमि आपस में गुंथी हुई, एक दूसरे से जुड़ी हुई और बेहद शक्तिशाली हैं। वे निम्न स्तरीय बलों, मध्यवर्ती बलों, उच्च स्तरीय बलों और शीर्ष बलों में विभाजित हैं। शीर्ष शक्तियों के शीर्ष पर अमर शक्ति है। हालांकि अमर शक्तियां भी मजबूत और कमजोर में विभाजित हैं, जिनकी पृष्ठभूमि अलग अलग है और हमले की मुख्य दिशाएं भी अलग अलग हैं। जहां तक शाश्वत अमर लोक के प्रतिभाशाली लोगों की बात है, वे चमकते सितारों की तरह हैं, जिनकी गिनती करना मुश्किल है। कई लोग अद्भुत शारीरिक बनावट वाले हैं। वे प्रमुख शक्तियों के प्रत्यक्ष वंशज या मूल हैं। उनके पास भविष्य की महान शक्तियों के लिए तैयारी करने और उन्हें विकसित करने के संसाधन हैं। संघर्ष के समय के लिए तैयार रहें। अर्जुन यादव ने धीरे धीरे उन्हें ये कहानी सुनाई। उनके शब्दों के बीच शाश्वत अमर लोक का दृश्य धीरे धीरे सबके मन में रच बस गया। सुपोतन पहले से ही अचंभित था, अपनी सीट पर बैठा हुआ परमानंद में सुन रहा था। उसके दिल में बड़ी लालसा और उम्मीद थी। ये पता चला है कि ज्वांतियन महाद्वीप, जहां वे स्थित हैं, शाश्वत अमर क्षेत्र में स्थित है, एक लहर की तरह है, और सबसे शक्तिशाली लोग जो इसके ऊपर हैं, उन्हें अपनी उंगलियों के एक झटके से नष्ट किया जा सकता है। जहां तक उन युवा शिष्यों की बात है, उनकी आंखें इस समय सितारों से चमक रही हैं, और वे पौराणिक भाग्य के लिए प्रयास करने हेतु तुरंत शाश्वत अमर क्षेत्र में जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। महान संघर्ष के युग में प्रतिभाएं आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। हजारों जातियां खड़ी होती हैं, संत सर्वोच्चता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। उनकी तलवारें आकाश की ओर इशारा करती हैं, राजा कौन होगा। हालांकि वे दुनिया में पले बड़े हैं, लेकिन उनमें काफी प्रतिभाएं हैं। कीमिया परिवारों में सबसे जरूरी चीज अमृत है। बचपन से ही उन्हें विभिन्न अमृत और जादुई अमृतों से पोषित किया गया है, और उनमें असाधारण शक्ति है। जीवन पतले कागज की तरह है, आपके पास एक अटल हृदय होना चाहिए। जीवन एक चींटी की तरह है, आपके पास हंस बनने की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। यदि आपको शाश्वत परिलोक में जाने और अज्ञात भाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिले, तो आपको इस जीवन में कोई पछतावा नहीं होगा। सु मिंग, जो कई शिष्यों में से एक थे, ने भी बहुत गंभीरता से सुना। वह अर्जुन यादव जैसे प्रतिभाशाली लड़कों को नीची नज़र से देखते हैं, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि अजेय है तथा उनका ज्ञान और दूरदर्शिता उनसे कहीं अधिक है। जब मैंने इस समय इसके बारे में सुना, तो मैंने अनंत अमर क्षेत्र के बारे में जानने का अवसर लिया। एक दिन तक आप निश्चित रूप से दुनिया के प्रतिबंधों को तोड़ देंगे, शाश्वत परिलोक में चढ़ेंगे और अजेयता का नाम प्राप्त करेंगे। और सु जिकियोंग, जो एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ था, वास्तव में सुन सकता था कि अर्जुन यादव क्या कह रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, मैंने सोचा कि मैं चाहता था कि अधिक से अधिक शिष्य इसे सुने, इसलिए मैंने जानबूझकर आवाज बढ़ा दी। ये देखकर कि प्रभाव प्राप्त हो गया है, अर्जुन यादव ने अपनी बात जारी रखी। वह तो बस शाश्वत परिलोक की सुंदरता का उपयोग करके हर किसी की शाश्वत परिलोक की लालसा को जगाना चाहता है। इस तरह यह उसकी योजना के क्रियान्वयन के लिए अनुकूल होगा और सुपरिवार को उसकी अपनी कीमिया आपूर्ति के रूप में विकसित किया जा सकता है। आधा घंटा बीत गया। जो कुछ उसने सुना उससे सभी मंत्रमुग्ध हो गए और इतने नशे में थे कि वे काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सके। इस समय कुछ युवा शिष्यों का खून खौल रहा था। वे पूरी ताकत से भरे हुए थे और चाहते थे कि अर्जुन यादव उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए शाश्वत अमर क्षेत्र की ओर ले जाएं। विशेष रूप से अच्छी प्रतिभा और अच्छे शरीर वाले कुछ युवा शिष्य अब ज्वांतियन महाद्वीप छोड़ने का इंतजार नहीं कर सकते। अर्जुन यादव का उपदेश सुनने के बाद उन्हें पहले ही लग गया था कि ज्वांतियन महाद्वीप उनके लायक नहीं है। मेरे जैसे प्रतिभाशाली लोगों को शाश्वत अमर लोक में जाकर सभी स्वर्गों और जातियों के प्रतिभाशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए ताकि जीवन का मूल्य समझ सकें। मानव लोक की यह यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। सुपरिवार में उच्च पदों पर आसीन बुजुर्ग भी इस समय एक दूसरे को देख रहे हैं। उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई हैं। उनका लेआउट अभी भी बहुत छोटा है। अर्जुन यादव का उपदेश उनके लिए एक आयाम घटाने वाला झटका था, जिसने उनके पिछले विश्व दृष्टिकोण को पूरी तरह से ताज़ा कर दिया। जिस विशाल ब्रह्मांड को मैं जानता था, वह इस दुनिया का एक कोना मात्र था, नहीं, एक टुकड़ा भी नहीं।
केवल शाश्वत अमर क्षेत्र ही आपकी महान महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त स्थान है। लेकिन सुपोतन के मन में पहले से ही कुछ और ही था। उसने पहले सोचा था कि वह अर्जुन यादव की प्रसिद्धि और शक्ति का इस्तेमाल ज्वांटियन महाद्वीप के दूसरे संप्रदायों को डराने के लिए कर सकता है, ताकि सु परिवार को ज्यादा संसाधन मिल सकें और ज्वांटियन महाद्वीप पर पैर जमा सके। अब इसे देखते हुए काश मैं अर्जुन यादव की ऊंची शाखा पर चढ़ सकता और किसी और का अंग बन सकता। हो सकता है कि आप सीधे शाश्वत अमर क्षेत्र में जा सकें और एक शक्तिशाली कबीला बन सकें। जहां तक ज्वांटियन महाद्वीप का प्रश्न है, जो भी इसे चाहता है वह इसे चाहता है। ये तो ब्रह्मांड का एक दूरस्थ कोना मात्र है। फिर उन्होंने अर्जुन यादव से कहा, आपने जो कहा उससे हम बहुत प्रेरित हुए हैं। युवा स्वामी आकाश में सच्चा अजगर है। वह निश्चित रूप से 9 स्वर्गों में उड़ान भरेगा और दुनिया में अजेय होगा। संभवतः नियति की स्थिति युवा स्वामी के लिए जन्म से ही तैयार की गई थी। ये बिल्कुल सही है। इससे पहले कि अर्जुन यादव जवाब दे पाते, सुपोटियन ने पहला वार किया और निर्णायक रूप से कहा, मेरी एक बेटी है जिसका नाम सुमाया है। उसका शरीर विशेष है और वह रसायन विद्या में बहुत सफल है। मैंने देखा कि युवा स्वामी की सेवा करने वाला कोई नहीं है। यह अच्छी बात होगी यदि छोटी लड़की युवा स्वामी की सेवा करने आ सके और हमेशा उनके साथ रहे। अर्जुन यादव के माथे पर काले धब्बे उभर आए। उसने अपने पीछे बैठी महारानी को देखा, फिर दोनों दासियों रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी को, और उसका चेहरा काला पड़ गया। क्या सुपोटियन ने यही कहा था कि उसके आसपास उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं है? महारानी स्वर्ग के महान कुल की मुखिया भी हैं। उनका स्वभाव शैतानी है और वे बेहद आकर्षक हैं। उनकी छाती पर पहाड़ पके आड़ू जैसे हैं, जो लोगों को मनमोहक बनाते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि रोशनी गुप्ता प्राचीन फीनिक्स साम्राज्य की राजकुमारी थीं। उनका एक कुलीन, प्रतिष्ठित दर्जा और भरा पूरा शरीर था। उनके लंबे लाल बाल किसी गर्वीले फीनिक्स की तरह लहराते थे। महान संप्रदाय की साध्वी शालिनी मुखर्जी आज भी वैसी ही हैं। वे पवित्र योनि से गर्भाधान कर रही हैं। उनकी पतली कमर किसी के भी हाथ में है। परिचारिका पवित्र आत्मा है। उनके लंबे बाल लहरा रहे हैं। वे अत्यंत पवित्र हैं। उनका शरीर भरा हुआ है और उनके पैर सफ़ेद हैं। जब उसके पास ऐसी 3 सुंदरियां हैं, तो क्या उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं है? अर्जुन यादव को लगा कि सुपोतन अपनी आंखें खोलकर झूठ बोल रहा है। इसके अलावा शून्य में एक अद्भुत सुंदरी बुलबुल छिपी हुई है। देव सम्राट परम साधना स्तर का है और सभी स्वर्गों और लोकों का शिखर है। जैसे ही वह अपना हाथ उठाता है, दुनिया ढह जाती है और आकाश बिखर जाता है। उसने तंग कपड़े पहने हैं और काला घूंघट ओढ़ा हुआ है। वह अत्यंत रहस्यमय है। सुपोतन को यह एहसास हुआ कि उसके शब्द पूरी तरह से सही नहीं थे और शर्मिंदगी दूर करने के लिए उसने 2 बार खांसी की। लेकिन जब तक वह अपनी बेटी को अर्जुन यादव के पास भेज सकता है और मोटी चमड़ी वाला बन सकता है, तो क्या हुआ? फिर उन्होंने हाथ हिलाया और कई युवा शिष्यों के बीच एक महिला थी जो असाधारण रूप से चमक रही थी, जैसे चांद पर तारे चमकते हैं। उसकी आंखें किसी जादू की तरह थीं और उसकी पुतलियां चमक रही थीं। धीरे धीरे बाहर निकलकर सुपोतन और अर्जुन यादव के पास पहुंचे। मैं युवा मालिक से मिल चुका हूं और मेरी बेटी अब विनम्र हो गई है। मैंने अपने पिता को देखा है। सुमाया थोड़ा झुकी और एक हल्की सी खुशबू निकली और अर्जुन यादव के मुंह और नाक में गिर गई। एक भाग सुगंधित है और दूसरा भाग शरीर की सुगंध जैसा है, लेकिन ये थोड़ा अजीब है, जैसे कि इसे विशेष रूप से आपकी त्वचा पर फैलाने के लिए तैयार किया गया हो। हे भगवान, मिस माया परिवार के मालिक की आंखों का तारा है। वह आमतौर पर उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन अब वह उसे युवा मालिक को देने और उसे अपने साथ सेवा करने देने को तैयार है। हालांकि हमें किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है। युवा स्वामी की प्रतिभा और ताकत के साथ मुझे तो ये भी लगता है कि हमारी मिस मेयर ने बढ़त हासिल कर ली है। ठीक है, मेरे पीछे आ रही 2 दासियों को देखो। उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ नहीं है? वे अद्भुत रूप से प्रतिभाशाली और शक्तिशाली हैं, लेकिन वे केवल युवा स्वामी की दासियां हैं। मुख्य हॉल के ऊपर युवा शिष्य एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। पहले
कई संप्रदाय और पवित्र स्थान अपने सुपरिवार के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते थे, इस उम्मीद में कि वे सुपोतन की पुत्री से विवाह कर लेंगे। इस तरह दोनों परिवारों में मेल मिलाप हो जाएगा और दूसरे संप्रदाय भी सुपरिवार से अमृत की आपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा क्यों न किया जाए? ये दुख की बात है कि न तो सुपोतन और न ही सुमेय के पास उच्च स्तर की दूरदृष्टि है और वे उन संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों को नीची नज़र से नहीं देख सकते। इस समय वह अपनी बेटी को नौकरानी के रूप में दूसरों को देने को तैयार थी। सुमिंग, जो कई शिष्यों के बीच छिपा हुआ था, ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वास्तव में वह सुमाया जैसी खूबसूरत लड़की में भी कुछ हद तक दिलचस्पी रखता था, जिसका फिगर और सुंदरता अद्वितीय थी, और वह उसे हरम में शामिल करना चाहता था। इस समय उसे अर्जुन यादव जैसे बांके को नौकरानी के रूप में दे दिया गया, जो कि सरासर बर्बादी थी। और उसके पीछे देखो, उसके साथ कम से कम 3 महिलाएं हैं, उनमें से प्रत्येक दुनिया में एक आश्चर्यजनक सुंदरता है, जिस तरह की आप ज्वांटियन महाद्वीप में नहीं पा सकते हैं। सुमिंग के मन में नाराजगी थी। इस शानदार इंसान की जिंदगी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है और उसे परमेश्वर का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है? दुनिया अन्यायपूर्ण और पतनशील है। दूसरी ओर अर्जुन यादव ने शांतिपूर्वक हाथ हिलाया। मैं घर के मालिक की दया स्वीकार करता हूँ। जहाँ तक मिस मेयर का सवाल है, मैं अपने पद के योग्य नहीं हूँ और मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मेरा अनुसरण किया जाए। इसके अलावा हो सकता है कि मेरे पीछे खड़े लोग इस बात से सहमत न हों। अगर अर्जुन यादव मना भी कर दे तो भी लोगों के लिए कोई खामी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। सुपोतन ने निराशा में सिर हिलाया। अगर उसकी बेटी दूसरों का समर्थन और संपर्क हासिल कर ले तो सुपरिवार आगे बढ़ सकेगा। और कई शिष्य तो और भी हैरान थे। उनके मन की देवी मिस मायर को तो अस्वीकार कर दिया गया था। अगर वह दासी बनने के योग्य भी हैं, तो क्या वह पर्याप्त योग्य नहीं है? सुमाया तो वहीं दंग रह गई, यहाँ तक कि उसे थोड़ा अविश्वसनीय भी लगा। वह स्वर्ग की एक अभिमानी महिला थी और वह उसकी सेवा करने के योग्य भी नहीं थी। तो इस युवा स्वामी की दृष्टि कितनी ऊंची होनी चाहिए। लेकिन इस समय अर्जुन यादव के शब्द बदल गए और उन्होंने अचानक कहा, उनकी आंखें अभी भी एक कोने में घूर रही थीं। लेकिन मैं एक युवा कीमिया अंकुर का चयन करना चाहता हूं और इसे प्रशिक्षण के लिए वांगू यादव परिवार के पास वापस लाना चाहता हूं। अर्जुन यादव के ये शब्द सुनते ही हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की आवाज़ सुनाई दी और सबकी सांसें धीरे धीरे तेज हो गईं। उन्होंने क्या सुना? शाश्वत अमर लोक से आए शाश्वत यादव परिवार के इस युवा गुरु को वास्तव में एक अनुयायी की भर्ती करनी थी और वह उसे एक रसायन विद्या विशेषज्ञ बनाने के लिए कड़ी मेहनत से प्रशिक्षित करना चाहते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बार जब आप वांगू यादव परिवार में प्रवेश करते हैं तो आपका भविष्य इस दुनिया की तुलना में बहुत बेहतर होगा। वांगू यादव परिवार दुनिया का सबसे शक्तिशाली परिवार है और उनके बीच एक कीमिया हॉल भी है। वहाँ के सबसे साधारण रसायन विद्या के शिष्य संभवतः अपने सुपरिवार के रसायन विद्या के प्रतिभाशाली लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। हालांकि अर्जुन यादव ने यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही, लेकिन इसका मतलब सभी समझ गए। वह बस एक ऐसा अनुयायी पाना चाहता था जो उसके लिए अमृत बनाने में विशेषज्ञ हो और भविष्य में उसके लिए आग और पानी से गुजरे। लेकिन दी गई शर्तें बहुत ही आकर्षक हैं। यहाँ तक कि शाश्वत अमर लोक में भी अनगिनत कीमिया के प्रतिभाशाली लोग वहाँ खींचे चले आ रहे हैं, चुने जाने और अर्जुन यादव के अनुयायी बनने की चाहत में। केवल ये कहना कि उन्हें प्रशिक्षण के लिए वांगू यादव परिवार में वापस लाया जाएगा एक घातक प्रलोभन था। जब ये खबर सामने आएगी तो पूरी दुनिया ही नहीं, दुनिया के सभी प्रतिभाशाली लोग इससे हिल जाएंगे। जिनके पास कीमिया की प्रतिभा है वे निश्चित रूप से शीर्ष के लिए लड़ेंगे और आत्मसमर्पण करने के लिए अर्जुन यादव के पास जाएंगे। सुपरिवार में हर कोई अभी भी अपनी स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट है। यद्यपि सुपरिवार ज्वांटियन महाद्वीप पर एक प्रसिद्ध कीमिया परिवार है, ये शक्तिशाली है और ज्वांटियन महाद्वीप को बहुत सारे कीमिया संसाधन प्रदान करता है। लेकिन पूरी दुनिया को देखते हुए कीमिया परिवारों में उन्हें स्थान भी नहीं दिया गया है। शाश्वत अमर क्षेत्र में कुछ अमर शक्तियाँ जो अमर प्रसिद्धि बनाने के लिए कीमिया पर निर्भर हैं, उनसे कई गुना अधिक शक्तिशाली हैं और वे बड़ी मुश्किल से उन्हें पकड़ सकते हैं।
इतनी बड़ी किस्मत सचमुच उनके सिर पर टूट सकती है। ये सचमुच एक सर्वोच्च सम्मान है। सुपरिवार में एक कीमिया प्रतिभा है जो अर्जुन यादव की आंखों में घुस सकती है। जब एक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो मुर्गियां और कुत्ते स्वर्ग में चले जाते हैं, उनका पूरा सुपरिवार शाश्वत अमर क्षेत्र में कदम रख सकता है और उस विशाल दुनिया में पैर जमा सकता है। ये सोचकर कई प्राचीनों ने अपने शिष्यों को इसकी सिफारिश की। गुरु क्यू, मेरा एक युवा शिष्य है जो बहुत प्रतिभाशाली है और उसने रसायन विद्या में महान उपलब्धियां हासिल की हैं। वह आपका अनुयायी बनने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। सर, उस बूढ़े की बकवास मत सुनिए। उसके शिष्य इतने साधारण हैं कि वे कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। मेरे एक शिष्य में अचानक ही रसायन विद्या की प्रतिभा जागृत हो गई। वह रसायन विद्या के मामले में बेहद संवेदनशील है, बहुत परवाह करने वाला है और एक सरल और ईमानदार इंसान है। अतुलनीय। जब तक आप उसे स्वीकार करते हैं, वह निश्चित रूप से आपके प्रति समर्पित रहेगा और आप हमेशा उसके प्रति वफादारी की शपथ ले सकते हैं। इस समय सुपरिवार के कई बुजुर्ग एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे और एक दूसरे के शिष्यों की गलतियों को उजागर कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि अर्जुन यादव अपने बच्चों को स्वीकार कर सकें। यदि अर्जुन यादव अपने प्रशिक्षुओं और यहाँ तक कि अपने वंशजों को भी पसंद कर सकें, तो वे भी उनके साथ वैभव और धन साझा कर सकते हैं और यहाँ तक कि उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए संसाधन भी प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें एक साथ शाश्वत यादव परिवार में जाने का अवसर भी मिल सकता है। इतनी अच्छी बात लोगों को उत्साहित क्यों नहीं कर सकती? और सुपोतन ने कई बुजुर्गों को एकमात्र अनुयायी की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करते देखा। उसका चेहरा लगभग काला पड़ गया था, वह गुस्से में था, वह क्रोधित था और वह अपनी आंखों के तारे को अपने पीछे नहीं आने देना चाहता था। इसके बजाय उन्होंने एक के बाद एक अपने बच्चों की सिफारिश की। सौभाग्य से बूढ़े लोगों का ये समूह अभी भी उनकी बहुत प्रशंसा करता है। जब महत्वपूर्ण क्षण आता है तो वह अविश्वसनीय हो जाता है और स्वयं चर्बी खाने के लिए दौड़ पड़ता है। फिर उन्होंने जल्दी से सुमायर को आंख मारते हुए कहा कि वह पहल करें और दूसरों द्वारा उन्हें चुनने का इंतजार न करें, बल्कि स्वयं को चुनें। वे यादव कुल के कुलीन युवा स्वामी हैं। वे जहां भी जाते हैं, स्वर्ग उन्हें प्रणाम करता है और यहाँ तक कि उच्चतम साधना स्तर वाले लोग भी उनके चरणों में चढ़कर उनके जूते चाटना चाहते हैं। आप एक छोटे परिवार के मुखिया की बेटी हैं, इसलिए आपको अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। सुमाया को बचपन से ही पारिवारिक शिक्षा प्राप्त हुई है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानती है कि परिवार की सेवा कैसे करनी है और आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं को परिवार के लिए समर्पित कर देती है। इससे भी अधिक, यादव परिवार के युवा स्वामी की ऊंची शाखाओं पर चढ़ने में सक्षम होना निश्चित रूप से शाखाओं पर उड़कर फीनिक्स बनने जैसा है। वह तुरंत 2 कदम आगे बढ़ा और सफ़ेद जैड की टांगें स्कर्ट के किनारे में उभर आईं। ये भव्य दृश्य देखकर सभी युवा शिष्यों की आंखें चौड़ी हो गईं और वे ऊपर जाकर उन्हें चाटना चाहते थे। मैंने मिस मियर को दैनिक जीवन में इतना बेलगाम कभी नहीं देखा था और जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गईं, उनके गुलाबी और जैड कंधे उजागर होते गए और उनकी सफ़ेद और जैड जैसी त्वचा प्रकट होती गई। इस समय सुमाया में अब वह सामान्य कुलीनता और अहंकार नहीं था। इसके बजाय वह आकर्षण से भरी हुई थी जिसने लोगों के दिलों को झकझोर दिया। ये वास्तव में बहुत लुभावना था। सु मिंग, जो कई युवा शिष्यों के बीच छिपा हुआ था, सीधी आंखों से देख रहा था। उसकी पुतलियां प्रकाश से चमक रही थीं और उसकी लार बहने वाली थी। उसने मन ही मन सोचा कि ऐसी सुंदर स्त्री को उसके हरम में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन इस समय अनुयायी की स्थिति के लिए वह अपना आकर्षक रूप दिखाने को तैयार है। क्या ये प्रलोभन नहीं है? फिर वह और भी अधिक नाराज हो गया, ये सोचकर कि अर्जुन यादव जैसा एक प्लेबॉय सिर्फ अपनी पृष्ठभूमि के आधार पर वह सब कुछ कैसे प्राप्त कर सकता है जो वह चाहता है। उदाहरण के लिए, मिस मियर, जो आमतौर पर अलग थलग और उदासीन रहती है, किसी और की गुलाम बनने को तैयार है। क्या ये सत्ता का लालच है? जब तक आपके पास अन्य सभी को पीछे छोड़ने की शक्ति है, आप दुनिया के सभी नियमों की अनदेखी कर सकते हैं और कोई भी देवी या संत आपका चाटुकार कुत्ता बन सकता है। इस समय सु मिंग को सर्वोच्च शक्ति की और भी अधिक लालसा थी।
यदि आप युवा प्रतिभाओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर लें और अजेय होने की प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें, तो भी उन देवियों और संतों को आपके सामने आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। जहां तक सू जिक्योंग की बात है, जो एक अंधेरे कोने में छिपी हुई थी, उसकी आंखें उदास थीं, वह नीचे बैठी थी, उसके छोटे हाथों को आराम करने की कोई जगह नहीं थी, और वह अंदर से उदास महसूस कर रही थी। उसके जैसी बदसूरत बत्तख का बच्चा अर्जुन यादव के सामने भी शायद उसकी ओर देखेगा भी नहीं। बेहतर होगा कि मैं दिवास्वप्न देखना बंद कर दूं। उस पल मेरे मन में यह विचार आया कि काश यादव परिवार के युवा स्वामी मुझे अपना अनुयायी स्वीकार कर लें। ये बस एक ख्वाहिश और एक कल्पना थी। उसने अपने सपनों में अनगिनत बार कल्पना की थी कि वह कीमिया में प्रतिभाशाली बन सकती है, और वह दुनिया में और यहाँ तक कि शाश्वत परिलोक में भी चमकेगी, और जहाँ भी वह जाएगी सभी लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। हालांकि जब उसके जीर्ण शीर्ण लकड़ी के घर में कड़कती ठंडी हवा चली, तो वह ठंड से तुरंत जाग गई। रजाई में लिपटी हुई उसके दांत किटकिटा रहे थे। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मैं गहरी हीन भावना में डूब जाता हूँ। कहते हैं ना, रोज कुछ सोचने को होता है और रात में कुछ सपने देखने को। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसके बारे में सोचने के भी लायक नहीं हूँ? सू मायर को देखकर, जो कई युवा शिष्यों की नज़रों में देवी की तरह थी, वह अंदर ही अंदर और भी ज्यादा गुस्से में थी। सोंग माये ने कुलपिता की बेटी होने के अपने रुतबे का फायदा उठाकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी और उसे हर मुमकिन तरीके से अपमानित किया। हालांकि वह सिर्फ एक नौकर है, फिर भी वह परिवार की सेवा करने के लिए बहुत मेहनत करती है और अपने दैनिक जीवन में मेहनती है। आप अपने जीवन यापन के खर्चों को पूरा करने के लिए हर महीने एक निश्चित मात्रा में सिक्के भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सू मायर और यहाँ तक कि परिवार के मुख्य सदस्य भी बहुत ही दुष्ट थे, अक्सर उसे धमकाते थे और यहाँ तक कि उसके पास जो कुछ सिक्के थे उन्हें भी हड़पने की पूरी कोशिश करते थे। यद्यपि वह सबसे निम्न स्तर का अमृत भी नहीं बना सकती थी, फिर भी वह बहुत कठिन परिश्रम कर रही थी। अपने केबिन में वह अक्सर जड़ी बूटियां खोदता रहता है। फिर उसने परिवार की कुछ रसायन शास्त्र की किताबों में दर्ज तरीकों के अनुसार उसे परिष्कृत किया, लेकिन बार बार असफल रही। वह हार मानने को तैयार नहीं थी, सचमुच नहीं। ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। वास्तव में वह एक समय ऐसी महिला थी जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। वह कभी अपने भाई सुपोतन का इकलौता बेटा था। चाहे प्रतिभा हो या ताकत, वह वर्तमान कुलपिता सुपोतन से कहीं बेहतर था। यदि वह युद्ध में न मरा होता तो कुल नेता का पद अवश्य उसका होता। यह अफसोस की बात है। प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वर्ग से ईर्ष्या करता था, एक दुर्घटना में मारा गया और युद्ध में मारा गया। परिवार के मुखिया का पद अब सुपोटियन के पास आ गया, क्योंकि उनके पिता ने पहले भी परिवार के मुख्य परिवार के कई बुजुर्गों को नाराज किया था। हालांकि परिवार के मुखिया के रूप में सफल होने के बाद सुपोटियन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी बेटी के मन में भी उनके प्रति विशेष द्वेष था और परिवार की मुख्य पंक्ति के बुजुर्ग उस पर अपना गुस्सा निकालने से नहीं डरते थे। ये सोचकर सू जिक्योंग इसे और सहन नहीं कर सकी, उसकी आवाज रुंध गई और आंसू बहने लगे। नाजुक गालों पर आंसू सहजता से बह रहे थे, लेकिन सू जिक्योंग किसी से नाराज नहीं होगी। शायद यही नियति है। ये सच है कि वह कीमियागिरी में बेकार है। अगर उसके पिता अभी जिंदा भी हैं, तो भी मुझे डर है कि उसे बहुत अपमान सहना पड़ेगा। हो सकता है कि वह अपना शेष जीवन केवल कल्पना में ही जी सके। शाश्वत अमर लोक में जाओ, यादव कुल के युवा गुरु का अनुसरण करो और कीमियागिरी करके पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाओ। अरे, ये सब तो बस बुलबुले और भ्रम हैं। बेहतर होगा कि तुम और सपने देखो, शायद तुम इसके बारे में सपने देख सको। और परिवार के मुख्य महल में सुमाय की तुलना में कई युवा प्रतिभाएं चमकदार चंद्रमा के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने वाले जुगनुओं की तरह थीं, जो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। चाहे प्रतिभा हो, ताकत हो या फिर रसायन विद्या, ये बुजुर्ग और शिष्य सुमाय के सामने कुछ भी नहीं हैं। यह एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। सुपरिवार में उन्हें हमेशा से ही कीमिया कला में एक उभरता सितारा माना जाता रहा है। अर्जुन यादव का अनुसरण करने का एक शानदार मौका है, ये लगभग निश्चित बात है।
सुपोतन ने कई बुजुर्गों के असंतुष्ट भावों को देखा और मन ही मन गर्व महसूस किया। उसे इतनी अच्छी बेटी किसने दी? फिर उन्होंने अपनी छोटी दाढ़ी पर हाथ फेरा और अर्जुन यादव के बोलने का इंतजार करने लगे। और अर्जुन यादव के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान थी। वह सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, शानदार हॉल की ओर देखा और जोर से घोषणा की, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं ये पहले से ही जानता हूँ। अब जबकि हमने कीमिया अनुयायियों को चुनने और उन्हें प्रशिक्षण के लिए मेरे वांगू यादव परिवार में वापस लाने का निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से यह एक व्यापक विचार है। तो मैं घोषणा करता हूँ। हर कोई बेहद घबराया हुआ था और अर्जुन यादव को गौर से देख रहा था, खासकर सुपोतन और सुमाय, जिनकी हथेलियां इस समय पसीने से तर थीं। क्या आप एक शाखा पर उड़ सकते हैं और फीनिक्स बन सकते हैं और फिर शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, ये सब एक शब्द पर निर्भर करता है। बाकी युवा शिष्य भी बहुत उत्सुक हैं। हो सकता है उन्हें प्रतिभा और ताकत की परवाह न हो, पर वे बस एक मौका चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास मौका नहीं है। मैं मिशेल सू को अनुयायी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। भविष्य में मैं उसे वांगू यादव परिवार में वापस लाऊंगा और अपने सभी संसाधनों को उसे एक रसायन विद्या प्रतिभा बनाने के लिए प्रशिक्षित करने में लगाऊंगा, जो सभी दुनिया में प्रसिद्ध होगा। अब जब तुम यहाँ आ गए हो, तो अंधेरे में छिपकर बातें मत सुनो। बाहर आओ, अब तुम मेरी हो और कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। अर्जुन यादव के बोलते ही सभी लोग चौंक गए। विशेष रूप से सुपोटियन और सुमाय हैरान थे और प्रतिक्रिया नहीं दे सके। उन्होंने क्या सुना? क्या ये सच है? मिशेल सू, क्या वह सिर्फ एक गुलाम नहीं है? कीमिया के लिए उसके पास जो प्रतिभा और ताकत है वह सिर्फ एक मजाक है। वह अमृत के निम्नतम स्तर को भी परिष्कृत नहीं कर सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे अन्य बुजुर्गों ने कोई बड़ा मजाक सुन लिया हो और वे बहुत हैरान हो गए तथा उस पर विश्वास नहीं कर सके। लेकिन यहाँ तो अर्जुन यादव है, वो दुनिया का असली नायक है। वो हंसने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, बस सोचता है कि अर्जुन यादव ने गलत इंसान को पहचान लिया है। क्या हो रहा है? क्या तुमने सुना कि युवा स्वामी ने क्या कहा? सू जिकियोंग, क्या वह सिर्फ एक दासी नहीं है? वह कबीले के नेता के भाई की बेटी हुआ करती थी, लेकिन युद्ध में उस आदमी की मृत्यु के बाद उसकी स्थिति लगातार गिरती गई क्योंकि वह विकलांग हो गया था और अब वह उसे देख भी नहीं सकता। इसके अलावा आज के स्वागत समारोह में केवल युवा प्रतिभाएं ही परिवार के मुख्य हॉल में प्रवेश कर सकती हैं। कई युवा शिष्य हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। वे अभी भी मुख्य हॉल में सू जिकियोंग की आकृति ढूंढ रहे थे। सू जिकियोंग, जो एक अंधेरे कोने में छिपी हुई थी, अचानक रोना बंद कर दिया और अपने कानों को थपथपाया। उसने क्या सुना? यादव कुल का युवा स्वामी, शाश्वत अमर लोक का युवा स्वामी, वास्तव में उसका अनुयायी बनना चुनता है। ये कैसे संभव है? क्या यह एक स्वप्न है? सू जिकियोंग को यकीन नहीं हुआ और उसने अपनी बांह पर जोर से चुटकी काटी। असली दर्द ने उसे बता दिया कि वो सपना नहीं देख रही थी, ये हकीकत थी। वह बहुत भाग्यशाली है। बाद में अर्जुन यादव ने जो कहा, उसे सुनना मन की शांति की गोली लेने जैसा था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आखिरकार अपनी गुलामी की स्थिति से छुटकारा पा सकूं? अब से दूसरे लोग मेरा सम्मान करेंगे और मुझे किसी तरह की धौंस धमकी नहीं देनी पड़ेगी। पहले तो मेरे दिल में आश्चर्य की एक बड़ी भावना आई और फिर मैं शांत हो गया और बहुत कुछ सोचने लगा। जब अर्जुन यादव ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा तो उन्होंने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और समय रहते युवा मास्टर की शैली को देख लिया। बस सू जिकियोंग ने अपना सिर नीचे किया और अपने फटे हुए कपड़ों और चेहरे को देखा। वे ठीक से सजे हुए नहीं थे, सुस्त और बेजान लग रहे थे। अगर आप इस समय बाहर जाएंगे तो क्या दूसरों की आंखें दाग जाएंगी? लेकिन फिर भी उसे हिम्मत जुटानी पड़ी। वह कोने से बाहर निकला और धीरे धीरे अर्जुन यादव के पास पहुंचा। ये देखकर अर्जुन यादव ने संतोष से सिर हिलाया। सुमाय, जो एक तरफ खड़ी थी, बहुत बदसूरत लग रही थी और ठंडी सांस ले रही थी। इससे पहले वह इस विनम्र सेवक को उसकी स्थिति के आधार पर धमकाता रहा था। निम्नतम अमृत भी परिष्कृत नहीं किया जा सकता। वह तो एक निकम्मे व्यक्ति के समान है, जिसमें न तो कोई प्रतिभा है और न ही कोई साधना। उसका चयन कैसे हो सकता है? फिर उसने अर्जुन यादव से कहा, मास्टर क्यूई,
ये तो बस एक गुलाम है। इसमें कोई प्रतिभा नहीं है और यह जीवन भर निष्क्रिय रहेगा। तुमने उसे क्यों चुना? क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने उसे गलत नाम से पुकारा हो? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसे एक कड़कती ठंडक का एहसास हुआ, मानो अगले ही पल उसकी जान निकल जाएगी। उसे पसीना आ रहा था और उसके दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई, मानो मौत उसे निशाना बना रही हो। अर्जुन यादव ने आंखें सिकुड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्या आप मेरे निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं? सुमाया अचानक जाग गई और जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई। उसकी पहचान क्या है? वह तो बस एक छोटे से परिवार के मुखिया की बेटी है। और जहां तक उसकी बात है, 9 स्वर्गों से ऊपर उड़ने वाला सच्चा अजगर, सुनहरी दुनिया का चकाचौंध करने वाला नायक, अगर वह इस दुनिया में नहीं आया होता तो शायद वह उसे 8 डंडों से भी नहीं मार पाता। उन्होंने वास्तव में अपने ही चेहरे पर लात मारी और अन्य लोगों के निर्णयों पर सवाल उठाया। सौभाग्य से युवा स्वामी उदार है, अन्यथा वह इस समय मर चुका होता। एक क्षण में ही उसे अपने चारों ओर हत्या का तीव्र इरादा महसूस हुआ। अर्जुन यादव ने अपना सिर घुमाया और ध्यान नहीं दिया, लेकिन सुमेया पहले से ही जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसका शरीर शिथिल था, उसमें कोई ताकत नहीं थी और वह डर से लिपटी हुई थी। और मुख्य हॉल के फर्श पर हवा से तरल पदार्थ का एक तालाब बना हुआ था। इस शर्मनाक चीज को यहाँ से हटाओ, सुपोटियन ने उदास चेहरे और दांत पीसते हुए कहा। आपको किसी और के अनुयायी बनने के अवसर के लिए दौड़ने के लिए कहा गया था और फिर भी आपने इस पर सवाल उठाने का साहस किया। युवा स्वामी की क्या स्थिति है? हालांकि वह जैद की तरह कोमल है, वह एक सुंदर सज्जन की तरह है, लेकिन आंतरिक विचार ऐसी चीज नहीं है जिसे चींटियां भेद सकें। ये सुनने के बाद कि अर्जुन यादव सू जिकियोन को अनुयायी के रूप में स्वीकार करने जा रहे हैं, सू मिंग, जो उन तमाम युवा प्रतिभाओं के बीच छिपा था, शांत नहीं बैठ सका। उसकी आंखें गुस्से से फैल गईं और उसका गुस्सा फूट पड़ा, मानो वह आकाश को जला देना चाहता हो। सू जिकियोन को उसकी जेब में रखी कोई चीज समझा जाता था और लंबे समय से उसकी वर्जित संपत्ति माना जाता था। कोई भी उसे छू नहीं सकता था, यही उसकी मूल बात थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, काश वो बाहर जाकर अर्जुन यादव से लड़ पाता। वो तो बस एक प्लेबॉय था जिसकी पृष्ठभूमि भी कुछ ऐसी ही थी, इसलिए उसे लगता ही नहीं था कि उसमें कोई ताकत है। रिंग में अनगिनत जादुई शक्तियों और खजानों के साथ साथ दुनिया पर हावी होने की अपनी प्रतिभा के साथ, वह निश्चित रूप से इस तथाकथित युवा मास्टर को कुचल सकता है और सू परिवार को उसकी क्षमता दिखा सकता है। लेकिन सू जिकियोन की उलझी हुई नज़र को देखते हुए उसने फिर भी इंतजार करने और देखने का फैसला किया। हे, लगता है जिकियोन भी नहीं मानेगी। उसे ऐसे प्लेबॉय के बारे में अच्छी राय नहीं बनानी चाहिए। जहां तक अन्य युवा प्राचीनों और प्रतिभाशाली शिष्यों का प्रश्न है, वे इससे अधिक कुछ कहने का साहस नहीं कर सके। यहां तक कि सुपोतन की बेटी भी अभी अभी एक नज़र से बहुत डर गई थी। यदि वे सवाल करने की हिम्मत करेंगे तो अर्जुन यादव द्वारा उन्हें निश्चित रूप से गरज कर दबा दिया जाएगा। उसके पीछे खड़ी 2 छोटी छोटी सेविकाएं कोई साधारण आकृतियां नहीं हैं। वे निश्चित रूप से युवा नायकों में सबसे आगे हैं। उन्हें तो शाश्वत परिलोक की प्रसिद्ध प्रतिभाएं होना चाहिए। और एक महारानी है जिनका स्वभाव ठंडा है, जो बेहद दबंग हैं, जिनकी आंखें ब्लेड जैसी हैं और जिनमें उस तरह का धर्मनिरपेक्ष आभामंडल नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं जो शिंटो क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं। सू परिवार में भी ऐसे शक्तिशाली लोग हैं जो शिंटो क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन वे सभी अपनी पृष्ठभूमि पर आधारित हैं और इस स्तर पर वह किसी की निजी नौकरानी मात्र है। सुपोतन कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस शून्य में अर्जुन यादव के कोई अंगरक्षक हैं या नहीं, या हो सकता है कि कुछ छिपे हुए शक्तिशाली लोग उन पर नजर रख रहे हों। यदि किसी ने कोई भी कदम उठाने की हिम्मत की तो उसका तुरंत सिर कलम कर दिया जाएगा। तभी अर्जुन यादव ने फिर से अपना चेहरा बदला और सू जिकियोन से धीरे से कहा, मिस जिकियोन, क्या आप मेरी अनुयायी बनने को तैयार हैं? जब तक आप अपना सिर हिलाते हैं, कुछ ही समय बाद जब आप मेरे आदेश के साथ शाश्वत अमर क्षेत्र में वापस लौटेंगे, तो मैं निश्चित रूप से वांगू यादव परिवार को आपको प्रशिक्षित करने, आपकी क्षमता का दोहन करने और आपको विश्व प्रसिद्ध कीमिया प्रतिभा बनाने के लिए बड़े संसाधनों का उपयोग करने दूंगा। अब से
तुम्हें दूसरों की आंखों में देखने या उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं है। तुम जो चाहो उसे अपने हाथों से पा सकते हो। अर्जुन यादव ने धीरे से कहा। वह चुंबकीय आवाज बेहद मोहक थी। सिस्टम ने ये सुना और चुपचाप मेजबान को अंगूठा दिखा दिया। इस मेजबान के पास अभी भी ब्रेन वॉश करने का एक तरीका है। क्या अनंत स्वर्ग में ये प्रतिभाशाली लोग ब्रेन वॉशिंग का नतीजा नहीं हैं? एक के बाद एक चित्र आते गए। जियोयान, जो अर्जुन यादव के पीछे खड़ा था, चुपचाप सुन रहा था और उसे कुछ परिचित सा महसूस हो रहा था, मानो उसने ये शब्द कहीं सुने हों। छोड़ो भी, परवाह मत करो, चलो पहले ऐसी खुशबूदार रोटी खा लेते हैं। दूसरी ओर सू जिक्योंग बेचैन थी और अर्जुन यादव के सामने खुद को बेहद हीन महसूस कर रही थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई और कांप रही थी। अर्जुन यादव की बात सुनकर मेरा दिल उम्मीदों और लालसा से भर गया। क्या ये सब सचमुच हो रहा है? ये एक सपने जैसा है। अभी तक तो वो एक साधारण सेविका थी, पर अब वो अर्जुन यादव द्वारा चुनी जा सकती है और उनकी अनुयायी बन सकती है। भविष्य में उसे दुनिया की नंबर 1 शक्ति द्वारा प्रशिक्षित किया जा सकता है। ये कितने सम्मान की बात है। सभी स्वर्गों और लोकों में करोड़ों करोड़ों प्रतिभाशाली लोग हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे अंदर नहीं जा पा रहे हैं। और मैं बस कोने में छिपकर बातें सुन रहा था, लेकिन मुझे बिना किसी कारण के चुन लिया गया। मिस जिक्योंग, अधिक आत्मविश्वास से काम लें और अपना सिर ऊंचा करें। अर्जुन यादव ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा और सू जिक्योंग के पास आ गए। अपने लंबे बालों को पीछे धकेलते हुए सू जिक्योंग का पूरा शरीर कांप उठा। उसके दिल में हीनता का भाव उमड़ आया। उसने शानदार और आलीशान कपड़े पहने थे, लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे। क्या वह सचमुच योग्य है? लेकिन अर्जुन यादव की बातें सुनकर उसने धीरे से अपना सिर उठाया और अर्जुन यादव की ओर देखा। बस एक नज़र और जीवन भर की गलतियां। इस क्षण उसे लगा कि उसका संसार प्रकाश से भरा हुआ है और अत्यंत समृद्ध है। पता चला, इस दुनिया में सचमुच एक भगवान है और वह मेरे सामने बैठा युवा गुरु है। मो शांग एक युवा की तरह जैद जैसा दिखता था। उसकी आंखें चमक रही थीं, त्वचा गोरी थी और चेहरे की विशेषताएं इतनी सुंदर थीं, मानो भगवान ने स्वयं उसके लिए इसे गढ़ा हो। अपने लंबे कद और पतले बालों के साथ वह निश्चित रूप से सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति था जिसे उसने अपने जीवन में कभी देखा था। जुवानतियान महाद्वीप में विश्व प्रसिद्ध सुपर प्रतिभाशाली लोग उनके सामने युवा मास्टर जितने अच्छे भी नहीं हैं और वे बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं। लेकिन अपने आप को फिर से देखते हुए मुझे लगता है कि मैं ऐसे भगवान का अनुसरण करने के योग्य नहीं हूँ और मैं और भी अधिक भयभीत महसूस करता हूँ। उन्होंने धीरे से कहा, मैं क्या आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे सकते हैं ताकि मैं इस बारे में सोच सकूं? अर्जुन यादव मंद मंद मुस्कुराए, सू जिक्योंग के चेहरे को सहलाया, सिर हिलाया और धीरे से कहा, ये ठीक है, मैं उस दिन तक इंतजार करूंगा जब तक आप जवाब नहीं देते। ये सुनकर सू जिक्योंग का दिल तेजी से धड़क उठा और उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। उसके गाल पके सेब की तरह लाल थे और वह लार निगल रही थी। यह अजीब क्यों लग रहा है? या फिर युवा मास्टर ने ऐसा जानबूझकर कहा था? दूसरी ओर सू पोतन को बेहद सुखद आश्चर्य हुआ। उसने कुछ सुना। इतने अच्छे अवसर पर सू जिक्योंग वास्तव में उसे कुछ दिन की मोहलत देना चाहता था ताकि वह इस बारे में सोच सके। इसे आपके दरवाजे तक पहुंचाने का मौका भी नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि चीजें अभी भी बदल रही हैं। इस अवधि के दौरान उसे और उसकी बेटी सुमाया को सू जिक्योंग को ढूंढना होगा और उसे मनाना होगा। जब तक सू परिवार समृद्ध हो सकता है, तब तक मुख्य वंश में किसी को ऐसा अवसर देना अधिक आश्वस्तकारी होगा। लेकिन इस समय भीड़ के बीच छिपी सू मिंग इसे और सहन नहीं कर सकी। एक झटके में वह सीधे हॉल के केंद्र में आ गया। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, उसकी ऊर्जा और रक्त आसमान छू रहा था और वह जोर से चिल्लाया, अमर लोक के युवा मास्टर, आप मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जिक्योंग तैयार है या नहीं, यह उसका मामला है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? सू मिंग के शब्दों से सू परिवार में उपस्थित सभी लोगों के पसीने छूट गए, मानो आसमान टूट पड़ा हो।
आप किस प्रकार के जानवर हैं जो अनंत रात्रि परिवार के युवा स्वामी का न्याय कर रहे हैं? जब लोग क्रोधित होंगे तो सुपरिवार की बात तो दूर, पूरा ज्वांटियन महाद्वीप और यह विशाल दुनिया भी नष्ट हो जाएगी और सभी जीवित प्राणी इसके साथ दफन हो जाएंगे। सुपोतन चिंतित हो गया, जल्दी से खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, गार्ड कहाँ हैं? इस बदमाश को पकड़ो जो स्वर्ग और पृथ्वी की ऊंचाइयों को नहीं जानता है, और इसे 20 छड़ियों से उड़ा दो। दूसरी ओर सु मिंग ने आंखें मूंद लीं और उसकी शक्तिशाली आभा बाहर निकल आई, जिससे उसकी जादुई शक्ति का प्रदर्शन हुआ। उन्होंने सीधे अर्जुन यादव को आवाज लगाए, क्या यह अमर डोमेन मास्टर मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है? आपके सुपरिवार को कीमिया परिवार कहना व्यर्थ है। उसे एक सभ्य व्यक्ति माना जाता है, लेकिन वह एक कुत्ते की तरह चलने वाला बन गया है। तथाकथित अमर गुरु को खुश करने के लिए उसके पास कोई सीमा नहीं है और वह दूसरों की इच्छाओं का कोई सम्मान नहीं करता है। पहले मैंने मिस मेयर को अर्जुन यादव को देने के बारे में सोचा था, लेकिन अब मैं अर्जुन यादव को उनकी भावनाओं पर विचार किए बिना अपनी इच्छानुसार अपने अनुयायी बनने के लिए अपनी प्रतिभा चुनने की अनुमति देता हूँ। ऐसे व्यवहार और बुरे तरीकों में क्या अंतर है? क्या एक साधारण से व्यक्ति के साथ ऐसा करना आपके लिए उचित है? सु मिंग हॉल के बीच में खड़ा था और सचमुच यह मान रहा था कि वह दुनिया का नायक है। उसने सीधे तौर पर सभी के खिलाफ सामूहिक लड़ाई शुरू कर दी और उन पर व्यंग्य करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि प्रतिष्ठित कीमिया परिवार को एक विकृत संप्रदाय के रूप में वर्गीकृत किया। इस समय तो वह ये भी भूल गया कि वह सुपरिवार से है। धार्मिकता विस्मयकारी है, उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश चमक रहा है। उसने पर्याप्त आंतरिक नाटक किया है, वह अपने दिल में सोच रहा है। इस समय वह एक अत्यंत राजसी आकृति वाला व्यक्ति है और शक्ति से निडर है। मुझे डर है कि वह सुपरिवार की युवा पीढ़ी का आदर्श बन गया है, और उसने उस युवा गुरु का खुलकर विरोध करने का साहस किया जो शाश्वत परिलोक से आया था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती। मुझे नहीं पता कि सु ज़िक्योंग अपने बारे में क्या सोचेगी। मुझे डर है कि उसकी अपनी छवि बेहतर हो गई है और वह मन ही मन मान भी रही है। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने पीछे कई युवा शिष्यों की चर्चा सुनी। ये व्यक्ति कहाँ से आया है? कौन खुलेआम यंग मास्टर ये का विरोध करने की हिम्मत करता है? क्या हमारे सुपरिवार के युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति का ऐसा फिगर है? ये बहुत बेवकूफ़ी है। तुम सचमुच दुनिया की ऊंचाइयों को नहीं जानते। देर सवेर तुम्हें अपनी लापरवाही की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। युवा मालिक का सार्वजनिक रूप से विरोध करना हमारे सुपरिवार को मौत के घाट उतार देगा। यह एक आपदा है, यह एक आपदा है। ये सही है, अगर युवा स्वामी आदेश देते हैं तो यह मत कहो कि मेरा सुपरिवार, यहाँ तक कि पूरा ज्वांटियन महाद्वीप भी उसके साथ दफन हो जाएगा। इस बेवकूफ़ को जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालो। सु मिंग ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अविश्वास से अपने पीछे खड़े लोगों को देखा। उसने क्या सुना? हर कोई वास्तव में खुद से सवाल कर रहा है, क्यों? तुम उसे क्यों नहीं समझ सकते? क्या वे उनके श्रमसाध्य प्रयासों को नहीं देखते? वह सत्ता का विरोध करना चाहते थे और सुपरिवार के लिए जीविका कमाना चाहते थे। ठीक है, ऐसे लोगों का एक समूह जो दूसरों के रुझान का अनुसरण करते हैं। मैंने सोचा था कि मेरे सुपरिवार की युवा पीढ़ी अभी भी बहुत स्पष्ट सोच वाली होगी, सही और गलत में अंतर करने में सक्षम होगी और मेरे सुपरिवार में शांति लाएगी, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे सभी एक जैसे होंगे, बुराई में शामिल होंगे। सुपरिवार में भूलने लायक कुछ भी नहीं है। उच्च अधिकारी सभी खलनायक हैं और शिष्य भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों का अनुसरण करते हैं और दूसरों को नीचा देखते हैं। आज से मैं सु मिंग सुपरिवार का सदस्य नहीं हूँ। सु मिंग ने अपना हाथ हिलाया, अपना सिर उठाया और अपनी छाती को ऊपर उठाया। वहां मौजूद लोगों की परवाह न करते हुए वह बहुत आश्वस्त था। हालांकि सबकी नज़रों में यह एक जोकर शो जैसा लगता है। अर्जुन यादव के दिमाग में सिस्टम पागलों की तरह हंस रहा था और वह इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। गुरुजी, कृपया मेरे व्यवहार के लिए मुझे क्षमा करें। हम पेशेवर रूप से प्रशिक्षित हैं और तब तक कभी नहीं हंसेंगे जब तक हम खुद को रोक नहीं सकते। हा हा हा। अर्जुन यादव की आंख ने अपनी मुस्कान दबा ली। अपनी पहचान के कारण वह कभी भी बेकाबू होकर नहीं हंस सकता था।
बस मन ही मन हंस सकता था। जोकर सू मिंग को सबके सामने प्रदर्शन करते देख वह भी कहना चाहता था, और तुम मेरे भाई, तुम असली जोकर हो। आप सर्कस में सबसे व्यस्त व्यक्ति हैं, पोकर के बादशाह हैं, गोथम सिटी में सबसे पागल व्यक्ति हैं, बैटमैन के सबसे बड़े ग्राहक हैं और मैकडॉनल्ड्स के शुभंकर हैं। यहाँ तक कि सू जिकियोंग ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं, यह महसूस करते हुए कि सू मिंग इस समय बहुत शर्मिंदा थी। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप ब्रह्मांड के नायक हैं और दुनिया आपके बिना काम नहीं कर सकती? मैं उसे पहचानता हूँ। वह हमारे सू परिवार का सबसे विनम्र घुड़सवार लड़का है। इस समय एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति बोला, जैसे कि उसे कुछ याद आ गया हो, और जल्दी से बोला। बाकी लोगों को अचानक समझ आ गया और जब उन्होंने सू मिंग को देखा तो वे हंसे बिना नहीं रह सके। हॉल में उपहास और उपहास की बौछार फैल गई, जो बेहद कठोर थी। उसके शरीर पर मैले कुचैले कपड़े देखकर मुझे लगा कि वह हमारे सू परिवार का कोई छुपा हुआ मालिक है। हाँ, एक युवा घुड़सवार लड़का वास्तव में सभी द्वारा हंसे जाने के डर के बिना अभिमानी शब्द कहने का साहस करता है। वह तो बस एक घोड़ा पालन का असफल व्यक्ति है। वह वास्तव में अपनी पहचान नहीं बता सकता। वह खुलेआम यंग मास्टर ये को उकसाता है, ये सोचकर कि उसका जीवन बहुत लंबा है ना? सू मिंग ने चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लीं, आंखें लाल हो गईं, और उन युवा शिष्यों को देखा जो उस पर हंस रहे थे। उन्हें एक एक करके याद कर रहा था और बाद में उनके मुंह पर थप्पड़ मार रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, हंसो हंसो, जब बाद में मैं यादव परिवार के उस युवा मास्टर को अपने पैरों तले रौंद दूंगी तो तुम हंस नहीं पाओगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सच्चा युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या होता है। सू मिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? परिवार तुम्हें खिलाता पिलाता है और एक सफ़ेद आंखों वाले भेड़िए को पालता है। तुम्हारे पास तो रसायन विद्या या साधना की भी प्रतिभा नहीं है। तुम्हें घोड़े पालने देना ही परिवार के लिए सबसे उपयुक्त पद है। लेकिन आपने बार बार परिवार की निंदा की है और इस बार आप परिवार को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आप वास्तव में यंग मास्टर ये की निंदा करना चाहते हैं और उन्हें एक प्लेबॉय कहना चाहते हैं। मैं तुम्हें आज नहीं रुकने दूंगा। चूंकि तुम सू परिवार से अलग हो गए हो तो यहाँ आओ, तुम्हारे अंग तोड़ दो, इसे सू परिवार से बाहर निकाल दो और इसे अपने आप मरने दो। एक बुजुर्ग ने खड़े होकर ऊंची आवाज में डांटा। वह वास्तव में अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और नहीं, वह सू मिंग को कुछ भी गलत करने देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सू परिवार को अपमानित करना एक छोटी सी बात है, लेकिन अगर वह अर्जुन यादव को अपमानित करता है तो पूरे ज्वांटियन महाद्वीप का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आपको एक घोड़ा प्रजनक के कारण पूरी दुनिया के भाग्य को खतरे में नहीं डालना चाहिए। दो युवा प्रतिभाशाली लोगों ने एक दूसरे को देखा, सिर हिलाया, खड़े हुए और सू मिंग की ओर दौड़े। वे इस अवसर का उपयोग परिवार के वरिष्ठ अधिकारियों और यादव परिवार के युवा स्वामी की नज़रों में एक अच्छी छाप छोड़ने के लिए करना चाहते थे। सू मिंग इतना अज्ञानी था कि उसने यादव परिवार के वरिष्ठ अधिकारियों और युवा स्वामी को अपमानित करने का साहस किया। इस राक्षस को मारना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। सू मिंग, बस आगे बढ़ो और उसे पकड़ लो। अगर तुम अपने हाथ पैर नष्ट कर दोगे तो तुम कुछ दर्द से बच सकोगे। ओह, मुझे, सू मिंग को दूसरों को ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करता हूँ। सू मिंग ने ठंडी सांस ली, हाथ हिलाया और एक तेज आभा उसके ऊपर छा गई, जिसके केंद्र में वह था। शक्तिशाली आभा हवा में भर गई और उसकी जादुई शक्ति का वैभव चारों ओर फैल गया। दुनिया की युवा पीढ़ी के बीच उन्हें भले ही नेता न माना जाता हो, लेकिन पहले तो वे बस एक बेकार इंसान थे। इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता के साथ वे निश्चित रूप से पूरे जुवानतियान महाद्वीप में प्रसिद्ध होंगे। आसमान की हथेली। सू मिंग ने अपनी दाहिनी हथेली घुमाई और शक्तिशाली मन रक्त के सागर की तरह उमड़ पड़ा। दोनों शिष्यों ने तुरंत अपने मन का इस्तेमाल करके प्रतिरोध किया, लेकिन जैसे कि उसे किसी पवित्र पर्वत से चोट लगी हो, वह पागलों की तरह पीछे गिर पड़ा। क्या ये प्रतिभाशाली कहलाने के लिए पर्याप्त है? सू मिंग ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया। अर्जुन यादव के मन में तुरंत विचार घूमने लगे, क्या ये व्यक्ति भी टेढ़ा हो सकता है? यदि आप अपना छोटा सा मुंह मरोड़ेंगे तो जीवन या मृत्यु अप्रत्याशित होगी।
जमीन को ढकने वाला तार। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, शक्तिशाली मन एक विशाल हथेली के निशान में संघनित हो गया, जिसने सीधे दोनों युवा शिष्यों को दबा दिया। ये शक्ति भयावह थी, बिल्कुल गिरते उल्कापिंडों की तरह। दोनों युवा शिष्यों को अभी अभी खदेड़ा गया था, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उस समूह के हथेलियों के निशान प्रकट हो गए। दोनों युवा प्रतिभाशाली शिष्य पीछे की ओर गिर पड़े और उन्हें अंदरूनी चोटें आईं। ओह, क्या यही एकमात्र स्तर है? क्या ये कहा जा सकता है कि सू परिवार का युवा प्रतिभाशाली लड़का मेरे जैसे घोड़े का शौकीन नहीं है? इस समय सू मिंग बहुत उत्साहित थे, देश का मार्गदर्शन कर रहे थे और बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अंततः उसे सत्ता का प्रलोभन महसूस हुआ। पूर्ण शक्ति प्राप्त करने के बाद उसके शब्द सत्य थे और कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता था। वह जो भी चाहेगा, अपने हाथ में मौजूद शक्ति से उसे अवश्य मिलेगा। और अर्जुन यादव चुपचाप उस भाग्य के पुत्र को शांत रहने का नाटक करते हुए देखता रहा। यह उसके द्वारा पाल रखे गए इलेक्ट्रॉनिक पालतू जानवर की तरह है, जो उसके लिए खेलने का एक मजेदार साधन है। ये तथाकथित स्वर्ग विरोधी लोगों के बेटे बड़े भाग्यवान हैं और इन्हें तंत्र द्वारा दिए गए कुछ जादुई हथियार मिले हैं। इनके इरादे बुरे हैं और इन्हें स्वर्ग विरोधी कहा जाता है। इन्हें रखना भी एक विपत्ति है, लेकिन अर्जुन यादव इसे आसानी से हटाना नहीं चाहते थे, वरना उनकी जीवन प्रणाली इसे मिटाने में सक्षम हो जाती। जिंदगी बहुत उबाऊ है और बस समय और जगह की बर्बादी है। क्यों न इन बेवफा लोगों से थोड़ा मजा लिया जाए, एक इलेक्ट्रॉनिक पालतू जानवर पाला जाए और अपनी किस्मत आजमाई जाए, तो क्यों न ऐसा किया जाए? हालांकि वहां उपस्थित कई बुजुर्ग अब शांत नहीं थे। यहाँ तक कि परिवार के मुखिया सू पोतन के चेहरे पर भी आश्चर्य की लकीरें उभर आईं, मानो उन्होंने कुछ बेहद बेतुका देख लिया हो और उन्हें इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा हो। ये सही नहीं है। सू मिंग मेरे सू परिवार का एक घोड़ा पालन करने वाला लड़का है। वह भी एक बेकार इंसान था जो सबसे निम्न अमृत भी नहीं उगा सकता था। तो फिर हम इसे कैसे समझाएं? इस समय सू मिंग स्पष्ट रूप से अलौकिक शक्ति के क्षेत्र में पहुंच गया है। वह अत्यंत शक्तिशाली है और अब हमारे सू परिवार में कमजोर नहीं है। ये तो बस एक चमत्कार है। हो सकता है कि इस घोड़े वाले लड़के को उसके साथ रहने का मौका मिल जाए। कई बुजुर्गों ने एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहा। उसके सामने जो हो रहा था वह कितना हास्यास्पद था। एक साधारण सा घोड़े पालने वाला इंसान सू परिवार के दो प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ हरा सकता है। यह एक कल्पना से भी बढ़कर था। ये निश्चित रूप से सू मिंग ही थी जिसे मौका मिला। ये सोचकर कई बुजुर्गों और सू पोतन की आंखों में आग सी चमक उठी। यह एक अपव्ययी व्यक्ति को अल्प समय में साधना के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है तथा उसे उच्चतर लोक से अधिक दूर नहीं, अलौकिक शक्तियों के लोक तक पहुंचा सकता है। यदि ऐसा अवसर उनके जैसे मजबूत लोगों को दिया जाए तो उन्हें बहुत लाभ होगा। एक कदम पीछे हटना, भले ही यह उनके लिए बेकार हो, अगर इसे उनके अपने परिवार के उत्तराधिकारियों को दिया जा सके तो यह निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगा और वे खेती के रास्ते पर एक और कदम बढ़ा सकते हैं। सुपोतन बोलने ही वाले थे कि अर्जुन यादव ने हाथ हिला दिया। सू मिंग इतना घमंडी था कि उसने अपने पैर पटके और सू जिक्योन को स्नेह से देखा। पिचेल, मेरे साथ आओ। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ मैं आपको सुरक्षित और स्वस्थ रख सकता हूँ। मैं निश्चित रूप से आपकी शारीरिक स्थिति को ठीक करने और आपको साधना के मार्ग पर लौटने और दुनिया में एक गौरवशाली व्यक्ति बनने की अनुमति देने की आशा करता हूँ। यह असंभव नहीं है। सू जिक्योन के चेहरे पर ऊब का भाव दिखाई दिया। अभी अभी मैं सू मिंग से सचमुच डर गया था। वे दोनों ही परिवार में सबसे विनम्र और विनीत हैं। हालांकि सू मिंग उससे एक कदम आगे था और एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया था। वह एक ही वार में सू परिवार के दो प्रतिभाशाली लोगों को परास्त करने में सक्षम था। उसकी ताकत स्वयं सिद्ध और अत्यंत शक्तिशाली थी। सू मिंग, चूंकि तुमने कहा था कि मैं ही जिक्योन को बलपूर्वक ले जाना चाहता था, तो इस बार सू जिक्योन को अपनी पसंद खुद करने दो। मैं कभी भी इसमें दखल नहीं दूंगा कि वह तुम्हारा अनुसरण करेगी या नहीं। अर्जुन यादव तिरस्कार और अवमानना की दृष्टि से सिंहासन पर बैठा था, मानो वह किसी चींटी को उछलते कूदते देख रहा हो जो उसके सामने मौत की तलाश में खड़ी हो।
सू जिक्योंग ने अपने होंठ काट लिए, उसके चेहरे पर उलझन का भाव था। उसने अपनी चमकीली आंखें उठाकर अर्जुन यादव की ओर देखा, जो एक सुंदर सज्जन पुरुष की तरह लग रहा था, और फिर सू मिंग की ओर देखा, जो दर्शकों के बीच एक विदूषक, घमंडी और उद्दंड लग रहा था। उन्होंने एक दूसरे की तुलना की और एक दूसरे का मूल्यांकन किया। इसके अलावा अर्जुन यादव भी जैद की तरह ही सौम्य और एक सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन वास्तव में वह शाश्वत यादव परिवार का युवा स्वामी है, जिसे दो सबसे चरम अमर शक्तियों का समर्थन प्राप्त है। दूसरी पीढ़ी का पूर्वज जो दुनिया में सबसे मजबूत है, जो उसे अपमानित करने का साहस करता है। यहाँ तक कि अनुभवी भिक्षुओं को भी आज्ञाकारी रूप से झुकना पड़ता है, जरा भी अनादर करने की हिम्मत नहीं होती। उनके जैसे छोटे से स्थान में चींटियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर वे अलग हैं तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। सू जिक्योंग को पहले से ही अंदाजा था कि अगर वह सू मिंग का पीछा करेगी तो सू परिवार की तो बात ही छोड़िए, पूरा जुवानतियान महाद्वीप शायद तबाह हो जाएगा। यही वह अंतराल था। फिर उसने सू मिंग से कहा, सू मिंग, मुझे माफ करना, तुम एक अच्छी इंसान हो। तुम्हें सिर्फ मेरे लिए, एक हारे हुए व्यक्ति के लिए यहाँ नहीं रहना चाहिए, और तुम्हें मिस्टर ये को नाराज नहीं करना चाहिए। घुटने टेको और अपनी गलती स्वीकार करो। मिस्टर ये तुम्हारी जान बख्श देंगे। अर्जुन यादव ने अपनी हंसी दबा ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना खूनी मंजर देख पाएगा। एक गरिमामय और विद्रोही पुत्र, सौभाग्य से उसे वास्तव में अच्छे व्यक्ति का काट दिया गया। यदि कथानक सामान्य स्थिति के अनुसार विकसित होता है तो सू जिक्योंग भी सू मिंग के हरम में से एक होना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यजनक था कि दोनों का ब्रेकअप इतनी आसानी से हो गया। अर्जुन यादव को खरबूजे खाना बहुत पसंद था। पता चला लेटने के अलावा भी एक और दिलचस्प चीज़ है। अपने द्वारा पाले गए इलेक्ट्रॉनिक पालतू जानवर को धीरे धीरे पागलपन की ओर जाते और यहाँ तक कि मानसिक रूप से टूटते हुए देखकर अर्जुन यादव बस एक ही बात कहना चाहते थे, थाई पैंट बहुत हॉट हैं, वे बहुत शक्तिशाली हैं। जहाँ तक सू मिंग की बात है, सू जिक्योंग की बात सुनने के बाद उसकी मानसिकता ध्वस्त हो गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, और वह जो उसने सुना उस पर विश्वास नहीं कर सका। वह भी इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। नहीं, यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। उसकी देवी मिशेल सू उसे इतनी जोर से कैसे मार सकती है? उसने उस बांके को बोलने में भी मदद की। हो सकता है कि बांके ने अभी अभी उसका ब्रेन वॉश किया हो। बिल्कुल सही ही होगा। वह आदमी अनंत परिलोक से आया था और उसके पास कई जादुई शक्तियां और तरीके थे। हो सकता है उसने सू जिक्योंग को सम्मोहित करके उसका दिमाग खराब कर दिया हो। अन्यथा उसकी देवी जिक्योंग उसके प्रति इतनी निर्दयी कभी नहीं होती। अर्जुन यादव, मेरे साथ लड़ो। ये जीवन और मृत्यु का मामला है, क्या तुम हिम्मत कर सकते हो? सू मिंग गुस्से से दहाड़ा। वह इतना गुस्से में था कि उसने अपना सिर पहले ही उठा लिया था, उसकी आंखें फूट गई थीं और वह गुस्से से आग बबूला था। वह अर्जुन यादव के साथ जीवन मरण का मुकाबला करना चाहता था। अर्जुन यादव ने मंद मंद मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया, मानो उन्होंने कोई मजाक सुन लिया हो। कब इस तरह से बिल्लियां और कुत्ते उसे सहजता से उकसाने में सक्षम होंगे? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि चूंकि तुम स्वर्ग के पुत्र हो, इसलिए भाग्य तुम्हारी रक्षा करेगा और अमर रहेगा? ओह, वह अर्जुन यादव एक आदेश देता है और इस दुनिया में दुनिया की इच्छा या स्वर्ग का रास्ता, सभी उसके सामने खुद को झुका देंगे, उसके सामने कांपेंगे और थोड़ा सा भी उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वह बस कुछ इलेक्ट्रॉनिक पालतू जानवर पालना चाहता है, खूब सारे खेल खेलना चाहता है और अपनी किस्मत चमकाना चाहता है, ताकि वह अपनी उबाऊ जिंदगी में थोड़ा मजा जोड़ सके। जहाँ तक जीवन के निषिद्ध क्षेत्र में शिकारियों का सवाल है, दुनिया भर में फैले अंधेरे दृश्य उसकी पहुंच में हैं और उन्हें उंगली के स्पर्श से मिटाया जा सकता है, इसलिए वह उन्हें ध्यान में नहीं रखता। अर्जुन यादव, हिम्मत नहीं हुई। चूंकि तुम दुश्मन का सामना करने की हिम्मत नहीं करते, तो जल्दी से सू परिवार से बाहर निकल जाओ, इस दुनिया से बाहर निकल जाओ, अपने शाश्वत परिलोक में लौट जाओ और बर्बाद हो जाओ।